हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोग एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटरफ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो होगी उसमें हम लोग फायरबेस को देखेंगे कि फायरबेस क्या होता है, फायरबेस को किसने बनाया है और ये दूसरे सर्विसेज से कैसे अलग है। उस सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा इसमें, ठीक है। तो एक तरह से ये सीरीज़ होगी जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है कि 5-6 वीडियो में, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा कि फायरबेस कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, फायरबेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और फायरबेस क्यों दूसरे सर्विसेज से अलग है। ये सारी चीज़ें होंगी, उसकी प्राइसिंग को लेके, नोटिफिकेशन कैसे भेजना होता है, नोटिफिकेशन काम कैसे करता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा और सीरीज़ को भी आप पूरा देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि फायरबेस से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक। और एक तरह से आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी इसमें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है फायरबेस होता क्या है और ये करता क्या है, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा, तो एक तरह से जो आपका फायरबेस है वो एक बैकएंड एज अ सर्विस है। मतलब बैकएंड एज सर्विस का कहने का मतलब होता है एक तरह से ये सेट ऑफ टूल्स है। मतलब सेट ऑफ टूल्स का ऐसे समझो जैसे ये ग्रुप ऑफ टूल्स है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, जैसे आपका ये जो फायरबेस है, फायरबेस ये ग्रुप ऑफ टूल्स है, ग्रुप ऑफ टूल्स कह लो या इसको कर दो ग्रुप ऑफ सर्विसेज है, जो आपके ऐप को, ऐप हो गया या वेबसाइट के बैक एंड, बैक एंड का मतलब होता है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है, ठीक है, डाटा स्टोर होता है या फाइल्स स्टोर होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम करता है। मतलब एक तरह से फायरबेस जो है ये ग्रुप ऑफ सर्विसेज है जो आपके ऐप के बैकएंड को बिल्ड करता है, ठीक है। एज अ बैकएंड काम करता है ये। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये बैकएंड एज अ सर्विस, ठीक है। जिसका मेन चीज़ होता है वो होता है इसका डाटाबेस स्टोरेज सिस्टम, डाटाबेस स्टोरेज सिस्टम। जैसे आपने अगर एसक्यूएल किया हो या मोंगो डीबी किया होगा तो इसमें आपको पता होगा कि जो हमारा मोंगो डीबी हो गया या आपका PHP माई एडमिन हो गया, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो DBMS प्लेटफॉर्म्स होती हैं। जिससे ओरेकल भी आता है इसमें, DBMS प्लेटफॉर्म होती है, ठीक है। तो DBMS का जो मतलब होता है वो होता है डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक तरह से जो सिस्टम सिस्टम आपके डाटा को, ठीक है, आपके डाटा को मैनेज करे, उसे ही हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें मतलब इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज होती है जिसको कहते हैं हम लोग SQL, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्यूरी, सॉरी ये क्यूरी है, जो मैं फिर से लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर QUREY क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये टाइप की लैंग्वेज होती है, ये इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज जो विच is used to retrieve data from database, ठीक है। मतलब एक तरह से ये लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपकी एक लैंग्वेज है जो इस्तेमाल होती है आपके डाटाबेस से डाटा को फेच करने, रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। रिट्राइव करने का मतलब होता है जैसे मान लो आपका इतना बड़ा डाटा है, ठीक है, ये आपका डाटा हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो DBMS होता है ना वो रिलेशनल डाटाबेस होता है। रिलेशनल डाटाबेस का मतलब होता है जो भी डाटा आपका स्टोर होगा, ठीक है, वो आपका हमेशा एक टैबुलर फॉर्म में होगा। टैबुलर फॉर्म का कहने का मतलब होता है हमेशा जो डाटा स्टोर होगा वो रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो SQL करता क्या है कि इसी रो और कॉलम्स में जो आपका डाटा स्टोर है उसी को क्वेरी करने के लिए वो लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब मान लो आपको ID
निकालना है तो आपका ये जो टेबल नेम है, मान लो यह इसका टेबल नेम जो वो यस है, तो जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, सेलेक्ट, ठीक है, यस, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है, तो ये हमारा आईडी आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका फायर बेस होता है, फायर बेस जो होता है वो एक तरह से नो एसक्यूएल होता है। मतलब जो आपका इसमें डाटा स्टोर होगा वो एक तरह से जेसन के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एसक्यूएल लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। जो आपका नॉर्मल सा एसक्यूएल होता है वो हमेशा टेबुलर फॉर्म में होता है, लेकिन जो आपका फायर बेस का जो डाटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो उसके लिए हमें एसक्यूएल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। ये बात हो गई हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट की। और एक चीज़ और होता है कि जो भी आपका डाटा स्टोर होगा फायरबेस के अंदर, ठीक है, डाटा जो भी स्टोर होगा फायरबेस के अंदर वो स्टोर होता है हमेशा कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कलेक्शंस, राइट, कलेक्शंस हो गई है। और आपका बकेट के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। कलेक्शंस में ज़्यादातर आपके डाटाबेसेस आते हैं, डाटाबेस आता है, ठीक है। डाटाबेस कहने का मतलब होता है डाटाज आते हैं, राइट, डाटा आते हैं। और बकेट जो होता है वो होता है फाइल्स स्टोर करने के लिए। मतलब जैसे आप बाल्टी बनाते होता है ना आपका, कि बाल्टी में पानी रखा हुआ इस टाइप का, तो हर फायर बेस में हर आईडी पे उसका अपना एक बकेट होता है जहाँ पे सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। आप इसको चाहो तो अपने से भी बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया। तो मतलब जो आपका फायर बेस में जो डाटा स्टोर होता है वो दो टाइप में होता है। पहला होता है कलेक्शंस के फॉर्म में जहाँ पे आपका बेसिकली डाटा स्टोर होता है, और सेकेंड होता है बकेट जहाँ पे आपका फाइल्स स्टोर होती हैं, इमेजेस हो गया या तो वीडियोस हो गया, ये सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा इसके वेबसाइट के ओवरव्यू पे आता हूँ, ठीक है। वेबसाइट के ओवरव्यू पे आऊँगा मैं यहाँ पे। तो वेबसाइट हम लोग इसको पहले ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक योर ऐप द बेस्ट इट कैन बी, ठीक है। फायरबेस इज एन ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ये बता रहा है कि मैं एक ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन आप जब स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स मिलेंगे जो आपको काफ़ी यूज़ होंगे। जैसे आप इस पर बिल्ड कर सकते हो, बिल्ड करने का मतलब जो आपका ऐप का बैकएंड है उसको आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका रिलीज़ एंड मॉनिटर। मतलब जो भी आपने ऐप रिलीज़ किया है प्ले स्टोर पे या हो आपके ऐप स्टोर पे, तो उसे आप मॉनिटर कर सकते हो, उसमें चेक कर सकते हो कि परफॉर्मेंस क्या आ रही है आपकी ऐप की, या आपके ऐप पे कितने यूज़र्स हैं, ये सारी चीज़ें। देन इंगेज आता है, मतलब अगर आपको अपने यूज़र्स को नोटिफिकेशंस भेजना है या तो ए बी टेस्टिंग करनी। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है जैसे आप मान लो यूज़र को चाहते हो, 50% यूज़र को चाहते हो कि एक कंटेनर है जिसका कलर रेड हो, ठीक है, और लेकिन 50% यूज़र को चाहते हो कि उसी कंटेनर का कलर येलो रहे, तो आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको रिमोट कॉन्फ़िगर मिल जाता है। रिमोट कॉन्फ़िगर से एक तरह से फ़ायदा होता है कि आपका जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे आप सर्वर पे रखते हो, तो आपको चेंज करने के लिए सीधे आपको सर्वर से ही चेंज करना पड़ता है, आपको ऐप को फिर दोबारा अपडेट ना करना पड़े, ठीक है। समझ नहीं पाए होगे आप। रिमोट कॉन्फ़िगर का मतलब होता है एक तरह से आप जो कुछ पार्ट होता है ऐप का उसको आपने सर्वर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए होते हैं उसमें तो आप सीधे वहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि जो आपका एपीआई की होता है, ठीक है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा ऐप के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक। तो आप ज़्यादातर उसको अपने सर्वर पे रखो रिमोट कॉन्फ़िगर का इस्तेमाल करके, जिससे अगर आपकी एपीआई की एक्सपोज हो गई है तो आप सीधे उसको वहाँ से चेंज कर दो, ना कि पूरे ऐप को अपडेट करो, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फायरबेस एक्सटेंशंस। फायरबेस एक्सटेंशंस ज़्यादा एक तरह से आपने अगर वी एस कोड इस्तेमाल किया होगा, मतलब एक तरह से आपका थर्ड पार्टी फंक्शंस हैं जो आप अपने फायरबेस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने वी एस कोड इस्तेमाल किया होगा तो आपने देखा होगा कई सारे एक्सटेंशंस होते हैं वी एस कोड के अंदर, जैसे आपका थीम का हो गया, थीम कलर चेंज करने का हो गया, इन सारी चीज़ों को देखोगे आप। तो वैसे ही फायरबेस में एक्सटेंशंस होता है जो आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
जैसे आपका आ गया ट्रिगर मेल, अगर आपको ईमेल ट्रिगर करना है डाटाबेस क्रिएट होते ही, तो आप यहाँ से ट्रिगर कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ठीक है। रन पेमेंट विद स्ट्राइप कर सकते हो, अगर आपको अपने ऐप के अंदर स्ट्राइप पेमेंट चाहिए तो आप यहाँ से भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन आते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशंस मिलेंगे, मतलब आप क्या क्या चीज़ें इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। सबसे पहला आता है आपका गूगल एड्स, जहाँ से आप अपने गूगल ऐड जो चला रहे हो, जो ऑनलाइन आपका ऐड चल रहा है, उसको आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। देन आता है आपका एडमॉब, ऐप की अर्निंग के लिए। गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आता है, गूगल प्ले आता है, डाटा स्टूडियो है, बिग क्योरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे 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 आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है आपका कि कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे बड़ा जो आपका है गेम लॉफ्ट। ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, जब से हम लोग हमारे पास कीपैड मोबाइल्स चल रही थी तब से हम लोग इसका गेम खेल रहे हैं, तो गेम लॉफ्ट भी इसे इस्तेमाल करती है। और न्यूज़ और इवेंट्स के नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आपको देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है इसने कि किस किस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो जनरली आपका 3 ही प्लेटफॉर्म होता है, पहला iOS, एंड्रॉयड और वेब, तो ये तीनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉर्मल सा कोड दिया है कि अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो तो आप इसको भी कर सकते हो यहाँ से चेक। जैसे आपको ऑथेंटिकेट करना नए यूज़र्स को, तो स्विफ्ट में ये कोड होगा, डार्ट में जो हम लोग फ्लटर पढ़ रहे हैं उसमें ये वाला कोड होगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो नीचे वैसे का ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। देन आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा बिल्ड वाला, जो मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था। बिल्ड में क्या आप देखोगे कि यहाँ पे आएगा आपका क्लाउड फायर स्टोर, ठीक है। क्लाउड फायर स्टोर का मतलब है कि आप यहाँ पे अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जो आपका ये डाटा रहेगा वो क्लाउड पे स्टोर रहेगा, मतलब इसको आप कहीं से भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जो भी हम लोग फ्लटर फ्लो में अभी तक आपने वीडियो देखा होगा वो ज़्यादातर इसी क्लाउड फायर स्टोर पे अपलोडेड होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक रियल टाइम डाटाबेस। देखो इसमें अंतर क्या होता है क्लाउड फायर स्टोर और रियल टाइम डाटाबेस में। क्लाउड फायर स्टोर में जो आपका डाटा स्टोर होता है वो एक तरह से रियल टाइम नहीं होता है, मतलब वो 3 से 4 सेकंड लेता है स्टोर होने में, और 3 से 4 सेकंड लेता है आपका रिट्राइव होने में। रिट्राइव मतलब आप अगर डाटा गेट करना चाह रहे हो। लेकिन आपका जो रियल टाइम डाटाबेस होता है वो तुरंत, मतलब आपने वहाँ अपडेट किया तो कुछ सेकंड के अंदर ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप अगर रियल टाइम कुछ ऐप बना रहे हो, जैसे आपका चैटिंग ऐप हो गया, अब चैटिंग ऐप में क्या होता है कि आप एक बार डाटा सेंड कर दिए, ठीक है, वहाँ मैसेज पहुँचा, और फिर अगर उसने तुरंत मैसेज किया है आपको तो आपको वो तुरंत दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो क्लाउड फायर स्टोर में नहीं होगा, इसलिए हम लोग रियल टाइम डाटाबेस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिमोट कॉन्फ़िगर, तो इसमें लिखा हुआ है सेटअप अ फीचर फ्लैग ड्यूरिंग प्रोटोटाइपिंग एंड डेवलपमेंट सो यू कैन डायनेमिकली कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज यूजर एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से डायनेमिकली कंट्रोल ले सकते हो अपने ऐप के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऐप में एपीआई की है और अगर वो एक्सपोज हो गई है तो आपको पूरा ऐप ना अपडेट करके सिर्फ एपीआई की अपडेट करना है, अगर आप उसको रिमोट कॉन्फ़िगर पे रखे हो, ठीक है। देन आते हैं फायरबेस एक्सटेंशन पे, मतलब इसमें आप थर्ड पार्टीज़ के फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो, थर्ड पार्टीज़ के फंक्शंस को, ठीक है। आपका आता है ऐप चेक। ऐप चेक में क्या होता है कि जो भी आपके ऐप पे ट्रैफिक आ रही है उसको ये चेक करेगा कि जो लोग आ रहे हैं आप पे वो जेन्युइन लोग हैं या नहीं है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है ना जो बॉट लगा के आपके ऐप पे सिर्फ ट्रैफिक भेज रहा हो। तो ये सारी चीज़ों को वो चेक करता है। देन आता है आपका क्लाउड फंक्शंस। क्लाउड फंक्शंस के अंदर आते हैं वो सारे लॉजिक्स, वो सारे कोड्स जो आप सीधे सर्वर पे रन करते हो, ठीक है। आप अपने ऐप पे ना रन करके सर्वर पे रख के रन करते हो। देन सबसे मेन फीचर आता है ऑथेंटिकेशन का। आप जब भी अपने यूज़र को क्रिएट अकाउंट करवाते हो या साइन इन कराते हो तो आपका ये ऑथेंटिकेशन वाला होता है वहाँ पे इस्तेमाल आता है, मतलब एक तरह से आप समझ लो कि इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ करते हो आप, ठीक है। देन आता है क्लाउड मैसेजिंग। क्लाउड मैसेजिंग का मतलब होता है आप अपने यूज़र्स को नोटिफिकेशंस भेज रहे हो, ठीक है। देन होस्टिंग आता है। होस्टिंग में आप फायरबेस जो होस्टिंग होती है वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो, अपने वेब ऐप्स को होस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में आप अपनी फाइल्स स्टोर कर सकते हो, इमेज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। देन फायरबेस एमएल है, ये अभी नया नया फीचर आया है तो अभी इसको
ना डिस्कस करके इसको आगे बढ़ते हैं। बट एक तरह से फायरबेस एमएल जो है आपका मशीन लर्निंग फीचर है जो आप अपने ऐप में दे सकते हो, जिससे आपका ऐप का जो ऑप्टिमाइजेशन होगा वो भी अच्छा बढ़ेगा और जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रिलीज़ मॉनिटर में आएंगे तो रिलीज़ मॉनिटर में आपको देखो क्या मिलेगा। वैसे रिलीज़ मॉनिटर नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपका होगा क्रैश लिटिक्स में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जो भी आपके ऐप में क्रैशेज़ हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी इशू आ रहा है, जैसे कोई क्रैश हो रहा है आपका ऐप किसी फ़ोन में, या तो कोई पेज नहीं लोड हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको क्रैश लिटिक्स में मिल जाएंगी। कहाँ पे हो रहा है, किस पर्टिकुलर लाइन पे हो रहा है, वो सारी चीज़ें। देन आता है गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक एक तरह से ट्रैक करता है कि आपका जो यूज़र बेस है वो कहाँ से आ रहा है, कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, कहाँ पे लोग देख रहे हैं आपके ऐप को, किस पेज पे ओपन करके रखे हैं, ये सारी चीज़ें। रिमोट कॉन्फ़िगर मैंने आपको बता दिया है। देन आएगा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मतलब जो आपका ऐप रन हो रहा है क्लाइंट के फ़ोन में या तो यूज़र के फ़ोन में, वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो काफ़ी अच्छा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई इशू आ रहा है, उस सारी चीज़ों को ये चेक करता है। देन आता है आपका टेस्ट लैब। टेस्ट लैब अभी का एक सबसे अच्छा फीचर है कि आप इसका यूज़ करके चेक कर सकते हो कि आपके ऐप में कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। मतलब आप इसमें अपना एसडीके अपलोड करोगे, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो आपका आता है वो अपलोड करके सीधे चेक कर सकते हो कि आपके ऐप में कोई एरर ना हो। देन आता है आपका ऐप डिस्ट्रीब्यूशन। आप अब सीधे फायरबेस से ऐप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने जितने भी कंसोल्स हैं, या तो फिर ऐप स्टोर हो गया, प्ले कंसोल्स हो गया, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे अपना इंगेज में आपको मिलेगा, दिखा देता हूँ। इंगेज में आपको मिल जाएगा क्या, नोटिफिकेशन का शायद, ठीक है। ये देखो आप, ऑथेंटिकेशन बता दिया, क्लाउड मैसेजिंग आ गया, आपका क्रैशलिटिक्स बता दिया, इन ऐप मैसेजिंग मतलब आप अपने ऐप में मैसेज भेज सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो ड्रीम इलेवन का जो ऐप है उसमें जब आप उसको ओपन करते हो तो सीधे आपके स्क्रीन पे ही नोटिफिकेशंस आते हैं कि आज का ये मैच है, आप इसको इस पे आप बेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो इन ऐप मैसेजिंग वही चीज़ होती है कि आप सीधे यूज़र को उस पेज पे, मतलब जो आपका एक्टिव यूज़र है उसको उसी पेज पे नोटिफिकेशन भेज दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके डॉक्स में। डॉक्स में यहाँ कुछ देखना नहीं है, यहाँ पे आप कैसे फायरबेस को यूज़ करना है, बिल्ड कैसे करना है, रिलीज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ तक होगा कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सेकंड चीज़ क्या था। सेकंड चीज़ था हमारा डिफरेंस बाई अदर सर्विसेज, ठीक है। तो अदर सर्विसेज में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग देखेंगे सुपरबेस को और ऐप राइट को। तो सबसे पहले हम लोग फीचर्स पे देखते हैं। फीचर्स में क्या क्या आता है हमारे पास, डीबीएमएस, ठीक है। डीबीएमएस मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है आपका, फायरबेस भी, सुपरबेस भी और ऐप राइट, क्योंकि तीनों जो सर्विसेज हैं वो डाटाबेस स्टोर करती हैं, डाटाबेस रिट्राइव करने का फंक्शन देती हैं, राइट करने का देती हैं और डिलीट करने का देती हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये तीनों डाटाबेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऑथेंटिकेशंस आपका फायरबेस में काफ़ी इजी है, कुछ करना नहीं है अगर स्पेशली आप फ्लटर फ्लो में काम कर रहे हो, ठीक है। आपको सीधे ऑथेंटिकेशन टैब में जाके ऑथेंटिकेशन ऑन कर देना है। लेकिन सुपरबेस और ऐप राइट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आपको एपीआई कॉल करनी रहती है, ठीक है। तो ये सारा जो सारा चीज़ है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और फायरबेस में आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं जो कि आपके सुपरबेस और ऐप राइट में नहीं है। देन आता है आपका फायरबेस का प्राइसिंग। फायरबेस की जो प्राइसिंग होती है वो काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे आपको 20,000 राइट, मतलब 20,000 राइट्स कर सकते हो। राइट मतलब डाटा क्रिएट कर सकते हो, और 50K रीड मतलब 50,000 रीड, मतलब डाटा को आप रिट्राइव कर सकते हो एक दिन के अंदर। लेकिन वहीं पे सुपर बेस में जो होता है वो 500 MB डाटा स्टोरेज होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ 500 MB डाटा स्टोरेज होता है और 50 MB का फाइल अपलोड होता है। लेकिन ऐसा कोई फीचर फायरबेस में अभी तक नहीं है कि आप सिर्फ 50 MB तक करो, आप अनलिमिटेड कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक होता है। तो मैं प्रॉपर फायरबेस की प्राइसिंग बता देता हूँ आप लोगों को। तो सीधे हम लोग आते हैं प्राइसिंग पे यहाँ पे, ठीक है। प्राइसिंग पे देखोगे आप तो ये आपका जो स्पार्क प्लान है वो एक तरह से नो कॉस्ट है, मतलब फ्री है, ठीक है। और ब्लेस प्लान में क्या है, पे एज यू गो, मतलब जैसे आपका ऐप ग्रो कर रहा है वैसे ही आपको पे करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले आता है ऑथेंटिकेशंस, मतलब अगर आप फ़ोन ऑथ में हो, मतलब आपको अगर OTP चाहिए होगा, 10 SMS पर डे का आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और विद आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, मतलब जो आपका ऐप चेक वाला फीचर है, वो 50,000 पर मंथ है, मतलब 50,000 लोग एक्टिव यूज़र्स हो सकते हैं आपके ऐप के अंदर, ठीक है। और इसी में ऐसे ऐसे ही होता है आपका मंथली एक्टिव यूज़र, या AML या OIDC का होता है, जिसमें 50 ही हो सकते हैं, जिसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड फाइल स्टोर में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डाटा स्टोर होगा वो 1 GB होगा टोटल में, ठीक है। 1 GB स्टोर कर सकते हो आप, जिसको फ्री होगा बिल्कुल। और देन गूगल क्लाउड प्राइसिंग लगेगा। गूगल क्लाउड प्राइसिंग में हम लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लो स्टोर डाटा 1 GB का जो फ्री टीयर है, ठीक है। और उसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट ताइवान का हो गया, अगर हमको यहाँ का देखना है, मुंबई का देखना है, ठीक है। तो फ्री कोटा जो हमारा है रीड का, मतलब कितनी बार डाटा रिट्राइव हो सकता है, वो है आपका 50,000 एक दिन में, ठीक है। और ये 0.035 जो डॉलर है, मतलब $2 1 लाख के लिए है। तो मतलब आप 1 लाख डाटा रिट्राइव कर सकते हो सीधे $2 में, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद आएंगे डॉक्यूमेंट राइट पे, जो है 20,000 फ्री है, मतलब आप 20,000 फ्री कोटा है आपका, इतना आप फ्री कर सकते हो। अगर राइट करना है आपको तो $8 लगेंगे पर 1 लाख पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीट भी आपका 20,000 है, जो आपको पड़ेगा 1,01,000 में, मतलब 1 लाख डाटा आप डिलीट कर सकते हो सिर्फ $1 में, ठीक है। नीचे आते हैं क्लाउड फंक्शंस में। आपको क्लाउड फंक्शंस कॉल करने के लिए स्पार्क प्लान ही लेना पड़ेगा आपको, ब्लेज प्लान लेना पड़ेगा, स्पार्क प्लान पे ये नहीं चलने वाला। देन आता है आपका क्लाउड स्टोरेज, जिसमें आप 5 GB स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो होगा पर GB पे आपका फ़ीस लगेगा, जो होगा आपका अराउंड $2 पर GB लगेगा, ठीक है। और डाउनलोड भी वैसे ही होगा, आप 1 GB पर डे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको उसके बाद $9 देना पड़ेगा पर GB डाउनलोड का। अपलोड ऑपरेशन, मतलब आप कितनी बार अपलोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अपलोड ऑपरेशन कहने का मतलब होता है कि कितनी बार आप अपलोड का जो फंक्शन होता है फायरबेस में, उसको परफॉर्म कर सकते हो, जो है आपका 20,000 पर डे फ्री, लेकिन 0.05 पर 10,000 पे रहेगा $4, ठीक है। जो क्रैशलिटिक्स है आपका वो नो कॉस्ट है, ये आपका फ्री है बिल्कुल। उसके बाद आएगा आपका होस्टिंग का, जो आप 10 GB तक होस्ट कर सकते हो फ्री में। डाटा ट्रांसफ़र आप कर सकते हो 360 MB पर डे, जो आपका $0.15 पड़ेगा पर GB, मतलब जो आपका पड़ेगा अराउंड 0.15, मतलब $12 पर GB पड़ेगा, ठीक है। फायरबेस ML आपका यहाँ पे कस्टम डिप्लॉय मॉडल डिप्लॉयमेंट है, मतलब आप खुद का अपना मॉडल बना के डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन जो आपका क्लाउड विजन है वो 1K का चार्ज करेगा अराउंड $124। तो इस तरह से आप प्राइसिंग देख सकते हो। वैसे मैं अगर रिकमेंड करूँ तो फायरबेस काफ़ी सस्ता है, और दूसरे सर्विसेज से, जैसे आपका ऐप राइट हो गया, या तो आपका सुपर बेस हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो आप मेरे से एक बार पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।